हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला सालुंके आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 1 स्पर्श से, जिसका नाम है बड़े भाई साहब और उसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। पहले हम अपने लेखक प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी लेंगे। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई, यानी कि अभी उसका नाम क्या है, मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1937 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगल सूत्र। अब हम देखेंगे इस पाठ का प्रवेश। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। अब हम देखेंगे लेसन, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। लेकिन
केवल 3 दर्जे, दर्जे मतलब क्या, क्लास यानी कि स्टैंडर्ड, उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। देखो, लेखक के जो भाई साहब है वह लेखक से 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 कक्षा ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब लेखक ने किया था। लेकिन तालीम यानी कि शिक्षा, तालीम जैसे महत्व के मामले में वह बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद यानी कि बेस खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। उन्हें ऐसे लगता था कि अगर हमारा बेस अच्छा हो तो आगे जाकर वह ठीक तरह से अपना काम कर सकते हैं। 1 साल का काम 2 सालों में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। उन्हें ऐसे लगता था कि अगर हमारा बेस ही पुख्ता यानी मजबूत अगर नहीं हो जाएगा तो हमारा जो यह मकान है वह कैसे मजबूत और टिकाऊ बनेगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। लेखक छोटे थे और उनके भाई साहब बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। लेखक की उम्र कितने साल की थी? 9 साल की, और उनके भाई की 14 साल की थी। उन्हें और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। उन्हें निगरानी यानी ध्यान देना, और यह उनका क्या था? पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता यानी विनम्रता इसी में थी कि उनके कानून को समझे, उनके हुक्म और उनके कानून को समझे। बड़े भाई साहब क्या करते थे? लेखक को क्या करते थे? उनके ऊपर ध्यान देते थे, और लेखक की विनम्रता इसी में थी कि वह जो कहते हैं उसको हुक्म और कानून समझकर उनको फॉलो करना पड़ता था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। लेखक के भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब क्या? पढ़ने में रुचि रखने वाला, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। देखो, हाशिया किसको कहते हैं? कि पृष्ठ के एक ओर छोड़ा गया खाली स्थान, और वहाँ पर ये भाई साहब क्या करते थे? तस्वीरें बनाकर ड्रॉ करते थे उसके ऊपर। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में क्या करते थे? उसकी नकल करते थे, मतलब बार बार लिखते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य यानी कि मेल। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। एक बार लेखक ने उनकी कॉपी पर क्या देखी? एक इबारत देखी। क्या लिखा था? स्पेशल, अमीना, भाइयों, दरअसल, भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। लेखक ने देखा कि भाई साहब जो थे वो कुछ वर्ड्स लिखे थे। फिर उन्होंने एक पिक्चर बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की
कि इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाए और उनसे पूछने का साहस न हुआ। बड़े भाई साहब से पूछने का उनका साहस यानी बिल्कुल भी धैर्य नहीं हुआ। वह 9वीं जमात में थे। वह कौन से जमात में थे? 9वीं जमात मतलब कक्षा। मैं 5वीं में, लेखक 5वीं कक्षा में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी, इसलिए लेखक ने अपने भाई से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। लेखक का पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं मन लगता था। वो 1 घंटा भी अगर किताब लेकर बैठते थे तो उन्हें पहाड़ के जैसा वह लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेखक क्या करते थे? जैसे ही उन्हें मौका मिल जाता था वो क्या करते थे? हॉस्टल से निकलकर मैदान में जाते, छोटे छोटे पत्थर उछालते, कागज की तितलियाँ बनाते और कोई फ्रेंड मिल गया तो फिर क्या, जो मन में आए कर लेते थे। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहते, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाते थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रूप देखकर उनके क्या होते थे? प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब लेखक के पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। लेखक कभी भी ऐसा नहीं कहते थे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। देखो क्या हो जाता था। लेखक तो खेलने के लिए बाहर चले जाते थे, आकर वो डांटते थे कहाँ थे करके, लेकिन इसका जवाब वो नहीं देते थे। अगर वह जवाब नहीं देते हैं इसका मतलब क्या है कि उन्होंने यह अपराध स्वीकार कर लिया है। और भाई साहब क्या करते थे? प्यार और गुस्से से मिले हुए जो शब्द थे वह शब्दों से लेखक का सत्कार यानी कि लेखक को बहुत सा डांट पड़ती थी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। हर्फ मतलब अक्षर, और वो कहते थे अगर ऐसा करोगे तो आपको एक भी अक्षर आएगा नहीं। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। हाँ, अंग्रेजी इतनी आसान भाषा है नहीं है। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। मतलब क्या? ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब क्या? कोई भी आम इंसान नहीं क्या ये पढ़कर विद्वान हो जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। तब कहीं यह विद्या आती है, और आती क्या है कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वानों को भी शुद्ध अंग्रेजी वो नहीं लिख सकते हैं। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितना घोंगा हो, घोंगा मतलब पागल हो, कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। सबक मतलब क्या? लेसन सीखना, उनसे सीखना। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। हाँ, आपको पता है ना मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है क्या? अगर नहीं पता
तो तुम्हारा ही यह कसूर है और तुम्हारे बुद्धि का ही ये क्या है, कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी की मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई। और इस तरह से लेखक के बड़े भाई साहब क्या करते थे? लेखक को स्नेह और रोष के शब्दों से ऐसा डांटते थे। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता और जब लेखक को यह लताड़ मतलब क्या, डांट डपट सुनकर वह रोने लगते थे। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? अभी कौन सहे? मुझे ही सहना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपराध तो किया था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। निपुण मतलब क्या? होशियार थे उपदेश देने में। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते। सुक्ति बाण चलाना मतलब तीखी बात कहना कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, बहुत दुख होना और फिर उनकी जो हिम्मत थी वो टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते के मतलब क्या, मेरे कैपेसिटी के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। फिर भाई साहब की ऐसे बातें सुनते थे तो लेखक को भी लगता था कि शायद ये मेरे बस की बात है नहीं है, चलो मैं अपने घर चला जाता हूँ। इधर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ क्यों खराब कर दूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेखक को ऐसे लगता था कि इसके बजाय मैं ना पढ़ा लिखूं, मूर्ख बनूं तो भी चलेगा, लेकिन भाई साहब जितनी मेहनत करते थे उतनी मेहनत तो सोच के भी उन्हें चक्कर आने लगता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। फिर कुछ देर बाद क्या होता था, लेखक को ऐसे लगता था नहीं वे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वो क्या सोचते थे कि हाँ मैं अब पढ़ाई बहुत मन लगा कर करूँगा। चटपट क्या करते थे, एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खुद खेल कूद की मदद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब। इस प्रकार से क्या करते थे, वो अपना टाइम टेबल बनाते थे। उनको ऐसे लगता था कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद यानी कि एक्सप्लेनेशन। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक एक विविध विषय, फिर विश्राम। और इस प्रकार से लेखक ने ऑल सब्जेक्ट के हिसाब से खेल कूद को छोड़कर अपना क्या बना दिया, टाइम टेबल बना दिया। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है
उस पर अमल करना दूसरी बात है। अमल करना मतलब उसको फॉलो करना बहुत अलग बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। अवहेलना मतलब तिरस्कार। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। देखो, अज्ञात मतलब जिसके बारे में पता नहीं हो, और अनिवार्य मतलब जिसे छोड़ा न जा सके। और मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की भी लेखक को याद न रहती। और भाई साहब की नसीहत, नसीहत यानी सीख, और फजीहत मतलब अपमान, भाई साहब को यह अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। लेखक क्या उनके सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं रहते थे, क्या होते थे, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करते। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। धीरे धीरे क्या करते थे, कमरे में आते थे। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। लेकिन जैसे ही भाई साहब उनकी तरफ देखते थे, उनको इतना डर लगता था कि अभी प्राण उनके निकल जाएंगे। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। मतलब क्या, मौत का खतरा महसूस होना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। देखो, फटकार मतलब क्या, डांट। घुड़कियाँ खाना मतलब डरावनी डांट डपट सहना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लेखक का खेल कूद के प्रति बिल्कुल भी तिरस्कार वो नहीं करते थे। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे अभी। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। क्या हो गया, लेखक क्या हो गए, पास हो गए, दर्जे में प्रथम आए फाइनल एग्जाम में, और भाई साहब क्या हो गए, फेल हो गए। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूं। आड़े हाथ लेना मतलब क्या, उनका अपमान करना, उनकी खिंचाई करना, कठोरता पूर्वक उनसे व्यवहार करना, ऐसा लेखक के मन में आया। और क्या आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। देखो, लज्जास्पद मतलब क्या, शर्मनाक। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मेरे बड़े भाई हैं और मुझे इस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। रौब मतलब क्या, कि अभी तक जो दबदबा जो उनका था, जो प्रभाव था, वह अब नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल यानी प्रथम आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर, हेकड़ी जताना शान दिखाना, हेकड़ी न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मतलब क्या है, डर, वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया।
भाप लेना, समझ लेना। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। बहुत उनको डांटा डपटा। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहता। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया। यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं। और इस तरह से भाईजान ने क्या किया, इनको डांटा कि ऐसा नहीं है। अब बड़े बड़े यहाँ पर लोग बन गए हैं, रावण भी है। इतिहास का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तुम तो सिर्फ क्या इम्तिहान पास हो गए हैं, बस इससे ही कुछ नहीं होता है। बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता है, उससे कुछ बुद्धि का विकास नहीं होता है। उसका हमें अभिप्राय यानी उसका अर्थ भी हमें समझ आना चाहिए। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल यानी धरती। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। रावण चक्रवर्ती राजा था, लेकिन संसार के सभी महीप यानी कि राजा क्या करते थे, सभी जो बड़े बड़े जो लोग थे वो उसे क्या करते थे, उसका आधिपत्य स्वीकार करके उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, देखो यहाँ पर भाई साहब ने रावण के बारे में सभी जानकारी दी कि इतना बड़ा रावण जो था, मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उससे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आखिर में उसे पानी भी देने के लिए कोई भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, कुकर्म मतलब बुरे कार्य, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। देखो, उन्हें अभिमान या इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना है। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। मतलब क्या कि हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। और इसका कौन है, इसका गवाह इतिहास का यह रावण भी है। इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर इस तरह से इतराना नहीं है। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर को उसने बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी बार अहंकार किया था, एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और सभी अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। भाई साहब सिर्फ रावण का ही एग्जाम्पल देखकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने इतिहास के ऐसे बड़े बड़े लोग जो थे उनका भी एग्जाम्पल देकर कहा कि उनका अंत कैसे हो गया। और अगर तुम अभी से ऐसे हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे।
यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या? अयोग्य व्यक्ति के हाथ महत्वपूर्ण चीज लगना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। कभी कभी अंधा चोट निशाना पड़ना मतलब क्या? तुक्का भिड़ाना होता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी में पड़ना। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी मतलब एक भी अंक नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। कोड़ियों मतलब क्या? बीसियों। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, 100 यम, 4 पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह हो। अबज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतिनों को, कोई इन मुमतिनों मतलब कौन? परीक्षक से नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़की अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? भाई साहब ने लेखक को डांटते डांटते अपनी इस जो शिक्षा प्रणाली है कि जो रटंत शिक्षा प्रणाली कही जाती है, उसके बारे में भी बहुत सी ऐसे बातें कही कि जो अपने भाई साहब को वो बताना चाहते थे। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन मतलब क्या? क्या फायदा इसका? क्या अर्थ है इसका? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापत, यह सब खुरापत मतलब क्या? व्यर्थ की बातें याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। देखिए भाई साहब ने क्या कहा कि हमें समय की पाबंदी पर निबंध लिखना है, लेकिन लिखना कितना है? 4 पन्नों से भी कम ना हो। मतलब क्या? इसके लिए भी ज़्यादा लिखना है। और निबंध का नाम क्या है? समय की पाबंदी। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में क्या होती है? उन्नति होती है। उन्नति यानी प्रगति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके
उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। मैं तो इसे क्या कहता हूँ? हिमाकत। ये अच्छी बात है नहीं? यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुसके पाकर के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। संक्षेप मतलब शॉर्ट में, जो 4 पन्नों से कम न हो। अबे इससे संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। अगर हम अपने अध्यापकों से कुछ कहेंगे तो क्या कहते हैं? अध्यापक कौन है, हम या आप? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना मतलब क्या? बहुत कष्ट करना पड़ेगा और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। हाँ, आपको क्या करना है? मैं जो कुछ कहता हूँ ना, उसे आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश की माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। लेखक को आज भोजन का टेस्ट ही नहीं लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह ताज्जुब है। देखो, लेखक को ऐसे लगा कि उनकी यह बातें सुनकर वो इतने डर गए थे कि उन्होंने स्कूल ही नहीं छोड़ा। यह बहुत बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है। लेकिन इतने तिरस्कार भी पुस्तकों में मेरी अरुचि मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जो कि त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। जो भी होमवर्क, जो भी कुछ दिया हुआ था उतना वो क्या करते थे? कंप्लीट करते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर से वह पढ़ाई छोड़कर खेल कूद में मग्न होने लगे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। देखो क्या हो गया, लेखक पास हो गए, भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक मतलब क्या? बहुत बहुत क्या किया? उन्होंने मेहनत की थी। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। उनकी मुद्रा कांतिहीन मतलब क्या? उनके चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार का फ्रेशनेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। इतनी उन्होंने पढ़ाई की थी मगर बेचारे फेल हो गए। प्राणांतक मतलब प्राणों का अंत करने वाला, प्राण लेना। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। देखो, जब उनका रिजल्ट बताया गया
तो भाई साहब रो पड़े और मैं भी रोने लगा और लेखक को भी रोने आया, रोने को लगे लेखक भी। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, भाई साहब फेल हो गए, वो रोने लगे और इसी की वजह से लेखक जो पास हो गए थे उनकी पास होने की खुशी क्या होगी, आधी होगी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। लेखक को ऐसे लगता है शायद मैं अगर फेल हो जाता ना तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो होने वाली जो बात है उसे कौन टाल सकता था। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना का उदय हुआ। लेखक के मन में एक कुटिल मतलब क्या, बुरी भावना का उदय हुआ कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते थे। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। जब लेखक के मन में इस प्रकार का बुरा ख्याल आया कि भाई साहब अगर फेल हो जाते हैं तो मैं उनके ही बराबर का हो जाऊंगा, फिर वो मुझे डांटेंगे नहीं। लेकिन फिर बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर यह उपदेश वो मुझे नहीं करते तो मैं इस तरह से फटाफट जो पास हो रहा हूँ वह नहीं हो सकता। मतलब क्या कि भाई साहब की डांट के ही असर की वजह से लेखक पढ़ाई में ध्यान देते थे। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। फिर क्या हो गया, भाई साहब थोड़े से क्या हो गए थे, शांत हो गए थे। कभी कभार डांटने का मौका भी आता था तो भी वह कुछ कहते नहीं थे, शांति से काम लेते थे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। स्वच्छंदता मतलब क्या, मनमानी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। कनकव्वे मतलब क्या, पतंग। कनकव्वे किसे कहते हैं, पतंग को। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब मतलब सम्मान, और उनकी नजर बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी, किसी को बिना बताए। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। संदेह मतलब क्या, शक। कौन सा, कि उनकी नज़र में उनके भाई की रिस्पेक्ट और क्या, शर्म भी अभी भी उनके पास है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकव्वा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। बेतहाशा मतलब बड़ी जोर से। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक। आकाशगामी पथी किसे कहते हैं, आकाश में जाने वाला यात्री। मतलब कौन, कटी हुई पतंग जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मंद गति, धीमी गति, पतन यानी गिरावट। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर
विरक्त मन से नए संस्कार करने जा रही है। और ऐसे लगता था कि कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, विरक्त मतलब क्या, उदासीन, विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए क्या कर रहे थे, इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। सभी के सभी बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे, किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है। न मोटर कारें है, न ट्राम, न गाड़ियाँ। मतलब बच्चों को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह जहाँ पर भाग रहे हैं वहाँ पर मोटर कार गाड़ी हो सकती है, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं था। सहसा भाई साहब से, सहसा मतलब क्या, अचानक, उसमें लेखक भी थे उन बच्चों में। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अचानक लेखक की उनके भाई साहब से भेंट हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकव्वे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने इस प्रकार का डोज लेखक को पिला दिया। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ। मिडलची मतलब कौन, मध्यम वर्गीय, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं। तुम क्या हो, जहीन मतलब क्या, प्रतिभाशाली हो, इसमें कुछ शक नहीं। लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते हो मैं भाई साहब से एक महज दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। देखो भाई साहब ने कितनी अलग से बात कही कि तुम पढ़ने में अच्छा हो, जो भी कुछ हो, लेकिन तुम मेरी भी कक्षा में भी अगर आएंगे तो भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तजुर्बा मतलब क्या, एक्सपीरियंस। चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह राज व्यवस्था है और 8वीं हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान
उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास। मतलब क्या? वो बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते महीना भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए मुहताज होते हैं। मतलब मुहताज होना मतलब क्या? थोड़े से धन साधन के लिए भी हमें हाथ फैलाना पड़ता है। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। हेडमास्टर साहब को देखो, एमए है कि नहीं? और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड का 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, तो भाईजान यह गरूर मतलब क्या? घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम्हें बेराह न चलने पाओगे। और इसी प्रकार से दुनिया के, घर वालों के, पढ़े लिखे लोगों के, दादा दादी, इनके सभी व्यवहार, एक्सपीरियंस इज अ बिग स्कूल, इस हिसाब से उन्होंने अपना लेक्चर अपने भाई को देकर उन्हें अच्छी तरह से समझाया। और आगे क्या कहा? तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। जहर लगना, बहुत बुरा लगना। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नतमस्तक होना, सिर झुकाना, प्रभाव माना। कौन सी नई युक्ति? उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैंने सिर्फ बातों से आपको ये किया है, अब तो मैं हाथों से भी आपको समझा सकता हूँ। और उनका यह दोनों फॉर्मूले को देखकर लेखक का सिर झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता मतलब छोटापन। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, सजल मतलब क्या? करुणापूर्ण। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। देखा कि बड़े भाई साहब की इन बातों का लेखक के ऊपर किस प्रकार से जादू हो गया और उन्होंने भाई साहब से इस तरह से बहुत रिस्पेक्ट से बातें की। जब भाई साहब ने यह बातें सुनी तब उन्होंने क्या किया? भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। भाई साहब ने क्या किया? लेखक को गले से लगाया और बोले, मैं कन कौवे उड़ाने को मना नहीं करता। मैं कन कौवे उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है। मतलब क्या? कि मुझे भी लालच आता है, लेकिन करूँ क्या? खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। आखिर में भाई साहब ने अपने मन की बात अपने छोटे भाई से कह ही डाली। संयोग से उसी वक्त
तो एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। कनकौआ यानी पतंग। भाई साहब और लेखक के सिर के ऊपर से एक पतंग कटा हुआ था, वह गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चलाता था। भाई साहब लंबे है ही, बड़े है ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। देखो आखिर में क्या हो गया कि भाई साहब ने ही जो लेखक करना चाहते थे वही बात भाई साहब ने लेखक के सामने की और उनके पीछे लेखक दौड़ रहे थे। तो देखा बच्चों कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके मन में भी हमारे जैसी ही अभिलाषाएं होती हैं, लेकिन वो हमारे छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों को कुछ सिखाने के लिए अपने ऊपर अंकुश लगाते हैं, ताकि छोटे उनकी देखा देखी देखकर बड़े हो जाए, ना कि वह पीछे पड़ जाए। इसलिए हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।